एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा दूसरा लेक्चर सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी के दो डेफिनेशंस हैं, एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड और एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, इट इज नथिंग बट कि मैक्सिमम अमाउंट और मैक्सिमम मास ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, 100 ग्राम ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, कि मान लो मैंने मैंने एग्जांपल सॉल्युबिलिटी देखना चाहिए शुगर सॉल्यूशन की, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 100 ग्राम वाटर लूंगा और इसमें ये मैक्सिमम जितने भी ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व कर सकता है वो इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाई जाएगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड में। ठीक है, 100 ग्राम लिक्विड लिया और हमने उसमें सॉल्यूट ऐड किया, मैक्सिमम जितना भी मास डिसॉल्व हो सकता है वही उसकी सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी को हम लोग बहुत अलग अलग पैरामीटर्स पे मेजर करते हैं। सॉल्युबिलिटी हम लोग मास से भी मेजर कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन से भी मेजर कर सकते हैं, मोलैरिटी, मोलालिटी, ऑल दिस टर्म्स आर देयर। ठीक है, इतना समझ लो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम सॉल्वेंट में या फिर लिक्विड में, इसको हम लोग कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो लेट्स मूव अहेड। इसके बाद ये जो सॉल्युबिलिटी है ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम लोग समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स इस सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि किस तरह का सोल्यूट है और किस तरह का सॉल्वेंट है। एक बहुत अच्छी लाइन है जिसको अगर आप याद रख लें तो ये बहुत आसानी से समझ आ सकता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसका मतलब है कि मान लो अगर हमारा सोल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अगर हमारा सोल्यूट नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। इज दैट ओके? तो अगर से हमारे पास पोलर सोल्यूट है तो उसका पोलर सॉल्वेंट अच्छा डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट उसे अच्छे से डिसॉल्व करेगा। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पोलर नॉन पोलर क्या है। पोलर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं HCl, H2O, ये सब ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे कुछ डाइपोल मोमेंट आता है। सो हियर द डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। ठीक है, whereas नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल H2, O2, Cl2, ऑल दिस, इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। सो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल जो NaCl, ठीक है, और शुगर भी ले लो, सुक्रोज जो भी है वो भी पोलर होते हैं, तो ये वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे बिकॉज वाटर इज अगेन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो सोडियम NaCl डिसॉल्व्स रेडिली इन वाटर। ठीक है, whereas जो नैफ्थलीन हुआ, नैफ्थलीन जो होता है दिस इज नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल बेंजीन। ठीक है, और इसी की तरह मैं और एग्जांपल ले सकता हूं कि आयोडीन विल आल्सो डिसॉल्व वेरी गुड इन बेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं कि लाइक विल ऑलवेज डिसॉल्व लाइक। अगर पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सोल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व होगा, और अगर नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। टेम्परेचर का इफेक्ट समझते हैं अभी। ठीक है, देखो टेम्परेचर का इफेक्ट समझने के लिए सबसे पहले ये समझो कि रिएक्शन किस तरह का है। ठीक है, मान लो अगर डिसोल्यूशन जो है, बेसिकली डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि सल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमें मिल के देता है सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस मेरे सल्यूट और सॉल्वेंट मिलके हमें जो सॉल्यूशन देते हैं इसको हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है,
तो अगर से रिवर्स होता है वो क्रिस्टलाइजेशन होता है, बट एनीवेज यहाँ पे उसकी उसकी जरूरत नहीं है। तो डेसोल्यूशन, अगर से डेसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब अगर से हीट रिलीज कर रहा है, यानी कि एंथैल्पी चेंज जो है नेगेटिव है। इफ एक्सोथर्मिक, यानी कि यहाँ पे जो है हीट रिलीज की जाएगी, ठीक है। सो एंथैल्पी चेंज जो होगा वो होगा नेगेटिव, ठीक है। ऐसे केस में अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाएंगे ना तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन वेर इन डेल्टा एच इज नेगेटिव या लेस देन जीरो भी बोल सकते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये टेम्परेचर को ऑलरेडी बढ़ा रहा है वहां पे सर, मतलब हीट को रिलीज कर रहा है, और आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो अब्सॉर्ब तो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी उसकी घटेगी, फाइन। अगर आप ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है अगर ये एंडोथर्मिक है, यानी कि डेल्टा एच जो है, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी घटेगी, डिक्रीज, ठीक है। और अगर से ये पॉजिटिव है, यानी कि एंडोथर्मिक है, यानी कि हीट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, आसपास ठंडा कर रहा है, हीट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, तो अगर ऐसा प्रोसेस है तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और वो हीट को ऑब्जॉर्ब कर सकेगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसको आपको याद रखना है। अगर आपने इसको इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा तो इसको कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे द रिएक्शन टेंड्स टू प्रोसीड इन, अगर आप कोई पैरामीटर चेंज करते हैं टेम्परेचर प्रेशर एंड ऑल, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी जहाँ पे उसका इफेक्ट नलीफाई हो सके, यानी कि उसका इफेक्ट रिमूव कर सके हम लोग, ठीक है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि टेम्परेचर ऑलरेडी वहां पे बढ़ रहा है, राइट। एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, तो रिएक्शन वो तरफ जाना चाहेगी जहाँ पे टेम्परेचर घटे, यानी कि वापस डिसोल्यूशन की जगह वापस, मतलब सॉल्युबिलिटी घटना चाहेगी वहां पे, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऑलरेडी हीट वगैरह को ऑब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिएक्शन उस तरह जाना चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर, कि सिंपल सी चीज आपको याद रखना, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब समझते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट को कोई ज्यादा क्या प्रेशर इफेक्ट, प्रेशर का जो है ना कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है सॉल्युबिलिटी पे, इन केस ऑफ सॉलिड्स, बिकॉज सॉलिड्स इटसेल्फ आर इनकम्प्रेसिबल, उनको आप लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, दे हैव अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, राइट। तो प्रेशर का इस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। गैस का होगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड जो है तो वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। यहाँ पे एक चीज समझना है हमें कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, ठीक है। इसको समझ लो। सबसे पहले अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है ना, ये ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आप और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने मैक्सिमम कैपेसिटी को रीच नहीं किया है, फाइन। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, मान लो कि एक ग्लास पानी है मेरे पास और इसमें मैक्सिमम मैं 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम 10 ग्राम डिसॉल्व कर सकता हूँ। तो जब तक 10 ग्राम रीच नहीं होता, द स्टेट ऑफ द सोल्यूशन, ये किस तरह का सोल्यूशन होगा, वो होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मान लो मैंने 2 ग्राम ऐड किया तो और भी तो डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। जब तक वो अपने नेचुरल कैपेसिटी से डिसॉल्व कर सकता है उसको हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। 2 ग्राम डाला तो अभी भी इसकी कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की, ये अनसैचुरेटेड है। 3 ग्राम डाला, 4 5 जो भी है, 10 ग्राम तक ये और डिसॉल्व कर सकता है, इसको हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। मान लो वही मैंने 10 तक ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया और इसकी कैपेसिटी फुल हो गई, इससे ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो अब हम लोग इसको कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन यानी कि फर्दर और इसको डिसॉल्व नहीं कर सकता, ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को रीच कर चुका है। लेकिन एक होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन क्या होता है ना, सैचुरेटेड सोल्यूशन में भी और भी हम लोग और सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, ठीक है, तो और इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, फाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ,
एंडोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। तो मान लो कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे जो डिजोल्व्ड कंटेंट है वो और बढ़ेगा। तो यही सेम प्रोसेस यूज होता है आपकी जो शुगर सिरप बनता है, चाशनी बनती है जिसमें गुलाब जामुन ऐड करते हैं ना। तो इसमें यही प्रोसेस होता है कि मान लो शुगर डाल दी जाती है, एक टाइम के बाद जो है ना पानी उसको डिसॉल्व करना बंद कर देता है, तो वहां पे गर्म किया जाता है उसको ताकि वो और शुगर को डिसॉल्व करे। ठीक है, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाने पे भी वो डिसॉल्व ना करे तो उसको हम लोग कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ये 3 टर्म है जो आपको समझने हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉरी गैस इन अ लिक्विड क्या होता है। ठीक है, इट इज मैक्स वॉल्यूम ऑफ गैस that can be dissolved in 1 ml of liquid। मतलब 1 ml मेरे पास लिक्विड है, वहां पे था 100 ग्राम्स। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड जो था, वहां पे जो डेफिनेशन था, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड। यहाँ पे है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस, मैक्सिमम कितना वॉल्यूम ऑफ गैस हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं 1 ml लिक्विड में। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को याद करना। So this is the definition for solubility of a gas in a liquid। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेम इसमें भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। ठीक है, सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो जनरली जो है ना, जनरली दिस इज मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्टली जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड जब भी हम लोग डिसॉल्व करते हैं, द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ठीक है, द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, आई एम सॉरी, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। कभी भी हम लोग एक गैस को एक लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। तो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी हमेशा घटेगी, solubility will always decrease। ठीक है, as the temperature is increased the solubility of the gas decreases and when the temperature decreases the solubility will increase। ठीक है, तो आप लोगों को समझना है कि जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगी, बिकॉज ये हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मोस्टली व्हेनेवर यू डिसॉल्व अ गैस इन अ लिक्विड इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यही सेम रीजन है जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स जो है ना, कोल्ड एनवायरनमेंट में ज्यादा बेटर उनके उनका लाइफ होता है व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ अ वार्म वाटर। द रीजन इज, जैसे ही कोल्ड वाटर रहेगा ना, टेम्परेचर इज डिक्रीज, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इंक्रीजेस। ठीक है, और वार्म वाटर अगर रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पे उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द लिक्विड इंक्रीजेस इन कोल्ड वाटर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी से एक्वाटिक एनिमल्स लिव बेटर इन कोल्ड वाटर व्हेन कंपेयर टू वार्म वाटर। ठीक है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर घटेगा और सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि व्हाई डू ग्लास बॉटल्स कंटेनिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रेक इन समर। इसमें क्या होता है ना कि व्हेनेवर सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो बॉटल बनते हैं दे आर सील्ड एट अ वेरी हाई प्रेशर। उसमें क्या करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस फिल करके हाई प्रेशर डाल के उसको डिसॉल्व करके एंड देन वी सील इट। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोल्ड टेम्परेचर है द डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ गैस इज okay, that the solubility is good, solubility is high at low temperature, but I say as the temperature increases the solubility will decrease। ठीक है, जैसे समर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस, जिसकी वजह से वो गैस बाहर आएगी, वहां पे जगह नहीं है, तो ग्लास अगर बॉटल है तो वहां पे वो क्रैक हो जाएगा। ठीक है, वो टूट जाएगा। सो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बाद हम लोग समझते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जिसे हम लोग कहते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, पहले समझो हेनरीज लॉ क्या है। इससे पहले तो
हमें ये भी समझना है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। तो यहाँ पे एक पार्ट मिसिंग है विच इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो सेकेंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड ये भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, या फिर ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग ज्यादा प्रेशर देंगे तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, कम प्रेशर हो तो कम डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से हेनरीज लॉ की तरफ। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अभी अभी हमने समझा इससे पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर, राइट, उसी का एक्सटेंशन है हेनरीज लॉ। ठीक है, देखो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉल्युबिलिटी है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जो गैस के ऊपर प्रेशर है और जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ज्यादा प्रेशर लगाएंगे आप। ठीक है, अगर गैस के ऊपर ज्यादा प्रेशर है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, अगर प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, अब ये सॉल्युबिलिटी जो है ना अलग अलग फैक्टर्स में मेजर कर सकते हैं, लाइक वी कैन फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड। ठीक है, हम लोग मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, मास कितना डिसॉल्व है वो भी लिख सकते हैं। सो देयर आर वेरियस वेज ऑफ राइटिंग दिस। तो यहाँ पे हम लोग मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, मास भी लिख सकते हैं, या फिर मोलैरिटी मोलालिटी ये सब लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सॉल्युबिलिटी अलग अलग फैक्टर्स पे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली आपके एनसीईआरटी में इट इज विद रिस्पेक्ट टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द प्रेशर, दिस इज द सॉल्युबिलिटी। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो यहाँ पे हमें मिलेगा KH which is called which is called Henry's constant। इसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। अब ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ गैस पे, अलग अलग गैस पे ये वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, इसके भी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है ये हम लोग पढ़ते हैं। तो KH डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। डिफरेंट गैसेस अलग अलग गैस की जो वैल्यू होगी KH की वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी। अगर प्रेशर को मैं कांस्टेंट लिखूं, प्रेशर जो है ना इट इज KH टाइम्स सॉल्युबिलिटी, अगर ये कांस्टेंट है तो ये तो नीचे चले जाएगा। कैन आई से द सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द KH वैल्यू। ठीक है, सॉल्युबिलिटी एंड KH हेनरीज कांस्टेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी गैस का हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा है मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, अगर किसी गैस का हेनरीज कांस्टेंट कम है मतलब वो ज्यादा सॉल्युबल होगी। ठीक है, यूनिट अगर बात करूं मैं KH की, इट इज सेम एज प्रेशर। ये केस में इट इज सेम एज प्रेशर बिकॉज हमने मोस्टली लिया है मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी का मतलब हमने लिया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे तो इक्वल होगा हेनरीज कांस्टेंट का जो यूनिट है, बिकॉज ये मोल फ्रैक्शन तो इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन, उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट प्रेशर के बराबर होता है। प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स है, टॉर है, बार है, mm ऑफ Hg है, देयर आर सो मेनी, ATM है। ठीक है, ATM है, टॉर है, mm ऑफ Hg है, बार है, तो ऑल ऑफ दिस आर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो KH के भी सेम यूनिट्स होंगे। ठीक है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको और भी यूनिट्स आ सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल यू कैन हैव ATM। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मास भी लिख सकता था, ATM पर केजी भी हो सकता। ठीक है, इसी तरह ATM पर मोलर भी हो सकता। तो इस तरह के भी यूनिट्स आ सकते हैं, बट आपके बोर्ड्स में इज नॉट एक्सपेक्टेड कि इस तरह के क्वेश्चन आए। ठीक है, तो KH फॉर अ गिवन गैस सॉल्वेंट सिस्टम, ठीक है, गैस एंड अ सॉल्वेंट सिस्टम, KH इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। KH जो है ना, KH हेनरीज कांस्टेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जनरली KH इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हेनरीज कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स फर्स्टली ऑन द नेचर ऑफ द गैस, सेकंड फॉर द सेम गैस टेम्परेचर के ऊपर वेरी करेगा। मतलब मान लो मेरे पास एक गैस है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, इसके लिए अगर मैंने दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे हेनरीज कांस्टेंट निकाला है तो वो अलग अलग होगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि सेम आए। ठीक है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर पे भी सॉल्युबिलिटी अलग होगी। तो KH जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमने
इससे पहले भी पढ़ा है कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है, अभी पढ़ा हमने KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर मैं इन दोनों का कोरिलेशन देखूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना कि टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी आर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी, सॉरी, टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी आर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर, यही हमने पढ़ा ना इससे पहले, अभी अभी हमने देखा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। हेनरीज लॉ में भी वही चीज हमने देखी, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस की तरफ। ये हेनरीज लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, ठीक है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका सॉल्युबिलिटी हम लोग इंक्रीज करते हैं बाय बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। प्रेशर को बढ़ाया जाता है और टेम्परेचर को घटाया जाता है। इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, डिक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। दे आर सील्ड एट अ वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर भी आप लिख सकते हैं। पीपल विच आर लिविंग एट अ हायर एल्टीट्यूड, जो पहाड़ों पे रहते हैं लोग, वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम, उनको ऑक्सीजन कंटेंट इन एयर इज लेसर, ठीक है। द रीजन इज कि वहां पे द प्रेशर इज लेस, प्रेशर कम होने की वजह से द solubility ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, ठीक है। एट हायर एल्टीट्यूड लेस ऑक्सीजन कंपेयर टू ग्राउंड, ठीक है, हैव लेस एल्टीट्यूड व्हेन कंपेयर टू ग्राउंड। दिस लीड्स टू लेसर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, उनके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम होती है। द रीजन इज प्रेशर कम है वहां पे, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ठीक है। ड्यू टू विच दे सफर फ्रॉम अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज एनॉक्सिया। एनॉक्सिया, वो सोचने की अपनी ताकत को खो देते हैं, ठीक है, एनॉक्सिया, जहाँ पे ज्यादा सोच नहीं सकते। फाइन। सो सिमिलरली अगर से स्कूबा डाइवर जो होते हैं ना, जब जब भी वो अंदर जाते हैं तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब डिसॉल्व हो जाता है, अपने ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे एकदम ऊपर आते हैं वो वापस से, तो डिसॉल्व्ड जो गैसेस हैं वो बबल्स फॉर्म करने लगे, एकदम बाहर नहीं आ सकती तो बबल्स फॉर्म करने लगती है, विच लीड्स टू कंडीशन विच इज कॉल्ड एज बेंड्स, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज बेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वी ऑल्सो यूज हीलियम गैस। हीलियम गैस, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें थोड़ी हीलियम गैस भी ऐड कर दी जाती है ताकि हम लोग पार्शियल प्रेशर कम कर पाए, ठीक है। देखो द डिसोल्यूशन सॉल्युबिलिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। तो हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन के साथ कोई और गैस भी रखेंगे ताकि उसका कंट्रीब्यूशन कम हो, उसका पार्शियल प्रेशर कम हो, ठीक है। हम लोग नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कम रख सकते हैं, इसीलिए सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। सो मूविंग अहेड, इसके बाद थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके और इसको खत्म करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन containing 6.56 into 10 to the power minus 2 grams, 6.56 into 10 to the power minus 2 grams of ethane is 1 bar। यानी के द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग मास दिया हुआ है इज 1 बार, ठीक है। तो हमें हेनरीज लॉ से पता है कि जी पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी हम लोग मोल फ्रैक्शन की जगह मास भी लिख सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे मास दिया हुआ है, राइट, ठीक है। इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स दिस मच इथेन, मतलब मास अगर चेंज हुआ, दैट इज 5 into 10 to the power minus 2 grams, अगर मास को घटा दिया, then what will be the partial pressure, partial pressure कितना था, ठीक है। तो we know that it is directly proportional, right? I could have also written this as m, मास भी लिख सकता था, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की जगह मास भी लिख सकता हूँ। तो I'll write partial pressure P1 upon P2 जो हो जाएगा वो होगा M1 upon M2, ठीक है। यहाँ पे KH भी KH लिख के you can also cancel it। तो पार्शियल प्रेशर पहले केस में कितना था, पहले केस में द पार्शियल प्रेशर इज 1 बार, सेकेंड मुझे निकालना है, ठीक है, कॉल इट P। फर्स्ट केस द मास इज 6.56 10 to the power minus 2 और यहाँ पे जो मास है इट इज 5 into 10 to the power minus 2, दोनों में ग्राम से वो कैंसिल हो जाएगा, 10 power minus 2 विल गेट कैंसिल्ड हियर। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर लूँ तो जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो आएगा, इट वुड बी 5 by 6.56 और जो यूनिट क्या था इसका, इट वाज बार, राइट, so it will be bar।
तो ये आ जाएगा आपका, मैं इसको सॉल्व कर लूं, 5 डिवाइडेड बाई 6.56, तो आ जाएगा 0.762 बार। ठीक है, इतना पार्शियल प्रेशर होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मेंशन्ड है कि if nitrogen gas is bubbled to water at 298 Kelvin, how many moles of N2 would dissolve in 1 liter of water? ठीक है, assume that N2 exerts a partial pressure of this given this value is also mentioned। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 would dissolve। यहाँ पे हम लोगों को कितने मोल्स पूछा जा रहा है। ठीक है, हेनरीज लॉ यूज करके हम लोग मोल फ्रैक्शन तो निकाल सकते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एंड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो कि मान लो इट इज n मोल्स ऑफ N2। ठीक है, और जो ये तो हुआ हमारा सल्यूट, तो सॉल्वेंट है दैट इज 1 लीटर ऑफ वाटर, ये हुआ हमारा सॉल्वेंट। देखो इसको 1 लीटर मेंशन्ड है, बट इसको कंसीडर करूंगा 1 केजी। ठीक है, तो 1 केजी द रीजन इज वाटर की जो डेंसिटी होती है दैट इज 1 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि मास इज 1 केजी या 1000 ग्राम्स। ठीक है, अगर ये वैल्यू मुझे मेंशन्ड है तो क्या मैं इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स वुड बी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 18। वाटर के लिए तो 18 होता है। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इट इज 1000 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ जाएगा 55.55। ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाले हैं। अभी मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, दैट आई कैन डू इट यूजिंग हेनरीज लॉ। फ्रॉम हेनरीज लॉ वी नो दैट पार्शियल प्रेशर इज, इसको मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज पार्शियल प्रेशर बाय KH। पार्शियल प्रेशर भी मेंशन्ड है ऑलरेडी, दैट इज 0.987। ठीक है, और KH की वैल्यू भी मेंशन्ड है दैट इज 76.48, और यहाँ पे किलो बार है तो इट इज किलो इज 10 टू द पावर 3। तो ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी आपकी 0.987 डिवाइडेड बाई 76.48, तो ये आ जाएगा आपका 0.0129 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता था, 2 पॉइंट्स मूव करके 1 2, सो इट कैन बी 1.29 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, आई हैव गॉट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस और एक कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे दैट इज वाटर, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स N2 के हमने n कंसीडर किए हैं, इसको हमने यहाँ पे n कंसीडर किया, और एक और जो है दैट इज 55.5। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर सकते हैं, बट देन आई वुड डू अ स्मॉल अजम्पशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सॉरी दिस वैल्यू इज 10 पावर -5। ठीक है, दो जीरोस हमने मूव किए ना, तो 10 पावर -5। आप इस वैल्यू को गौर से देखो तो दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, यानी कि डिनोमिनेटर इज वेरी बिग वैल्यू। ठीक है, सो विच इज ओनली एंड न्यूमरेटर इज वेरी स्मॉल। तो न्यूमरेटर आप n यहाँ पे भी देख रहे हैं राइट, तो n इज वेरी स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड टू 55। अगर आप 55 के कंपैरिजन में देखो तो n इज वेरी स्मॉल, इट इज सम 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो वो वैल्यू का एडिशन इट इज ऑलमोस्ट निल, तो इसको आप लोग यहाँ पे इसको हटा सकते हैं एंड यू कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप नॉर्मली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो n इंटू दिस वैल्यू आएगा विच इज वेरी स्मॉल, 0.000 समथिंग विल बी देयर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको सबट्रैक्ट करना अगेन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो n जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आ जाएगा यहाँ पे दैट वुड बी 55.55 into
1.29, so that will be 71.65 into 10 to the power minus 5. ठीक है, इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो वहां पे आप लोग एक थोड़ा सा assumption कर सकते हैं, वरना नॉर्मली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और इसको देख लेते हैं। तो हेनरीज लॉ का डेफिनेशन पूछ रहा है, वो तो आप लोग कर ले सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 298 केल्विन अंडर 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, यानी कि जो प्रेशर है दैट इज 760 mm ऑफ Hg है। ठीक है, KH दिया गया है ऑलरेडी, KH इज ऑल्सो मेंशन्ड, दैट इज 1.25 into 10 to the power 6, this is 10 to the power 6। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड। इसके बाद पूछा जा रहा है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आप सॉल्युबिलिटी निकाल लो, तो प्रेशर इज KH इनटू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी विल बी प्रेशर बाय KH। तो यहाँ पे जो प्रेशर का वैल्यू है दैट इज 760 और ये वैल्यू है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 6। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 760 डिवाइडेड बाय 1.25, सो ये आ जाएगा 608 10 to the power minus 6। ठीक है, you can also write this as 6.08 into 10 to the power minus 4, so this should be the answer। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आई थिंक वी आर ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है एनीवेज, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन्ड है कि aquatic animals feel good, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, the graph shows solubility as a function of temperature। ठीक है, based on the graph what is the value of what is the ratio of KH of T1 and KH of T2। ठीक है, हमें हेनरीज कांस्टेंट का रेशियो निकालना है। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट का देखो ग्राफ दिया गया है ऑलरेडी, तो अगर ग्राफ दिया गया हमें ऑलरेडी ये पता है कि जो प्रेशर है इट इज KH टाइम्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि KH किसके बराबर होगा, प्रेशर बाय मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहीं पर भी स्लोप निकालूं, यहाँ पे कहीं पर भी अगर मैं स्लोप निकालूं, तो अगर मैं स्लोप निकालूं यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट प्रेशर, दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन। इनका tan थीटा अगर मैं निकालूं तो इट विल बी दिस बाय दिस, राइट। सो व्हिच इज अगेन इक्वल टू KH इटसेल्फ, यानी कि जो हेनरीज कांस्टेंट है वो स्लोप ऑफ प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी का स्लोप ज्यादा है तो उसका हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होगा, प्रेशर कम है सॉरी स्लोप कम है तो उसका हेनरीज कांस्टेंट कम होगा। तो यहाँ पे देखो इसका स्लोप ज्यादा है तो T1 का, तो KH1 विल बी मोर, T2 का प्रेशर सॉरी इसका स्लोप कम है तो KH2 विल बी स्मॉलर। ठीक है, तो लेट्स सी इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी, एंड एंगल्स आर ऑलरेडी मेंशन यहाँ पे, तो KH1 अगर लिखूं और KH2 लिख लूं, सो दैट वुड बी tan 1 का जो है दैट इज tan 60 डिग्री और एक सेकेंड वाले का है tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 60 वुड बी √3 और ये हो जाएगा 1/√3, यानी कि यह जाएगा 3/1। ठीक है, सो दिस विल बी द रेशियो, ये ऊपर जाएगा सो √3 into √3 3 आ जाएगा, सो दिस इज द रेशियो। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं आप लोग, पहले वाले का हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा है, दूसरे वाले का हेनरीज कांस्टेंट कम है। फाइन, ठीक है, तो इसके बाद है नेक्स्ट बिटवीन T1 एंड T2 व्हिच वन इज ग्रेटर, टेम्परेचर T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है। ठीक है, देख लो कि T1 जो है ना, T1 आपको देखना सॉल्युबिलिटी। ठीक है, या फिर आप हेनरीज कांस्टेंट भी देख सकते हैं, बिकॉज हेनरीज कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमें पता है, राइट। तो टेम्परेचर किसका ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें मालूम हुआ कि T1 ओके और एल्स हाँ टेम्परेचर पूछ रहा है, राइट। हेनरीज कांस्टेंट किसका ज्यादा था, पहले वाले का हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा था, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा है फर्स्ट का दूसरे से। हेनरीज कांस्टेंट इसका ज्यादा था, हेनरीज कांस्टेंट इसका कम था, तो इसका टेम्परेचर भी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट।
हेनरीज कांस्टेंट, टेम्परेचर, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आंसर सही रहेगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसको होमवर्क की तरह कर लेते हैं। आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि आपको करना क्या है। यहाँ पे दिया गया एक टॉक्सिक गैस रोटन एक्समेल है, एंड इट इज यूज्ड एज अ क्वांटिटेटिव आंसर इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे दिया गया है एंड इसमें मोलल यूज किया गया है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी दिस मच मोलल, कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट, आपको निकालना है हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, एंड एसटीपी दिया गया, दिस इज आल्सो मेंशन। ठीक है, तो आपको इसमें हिंट दे देता हूं मैं कि 0.195 मोलल का मतलब होता है 0.195 मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 0.195 मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है वाटर यहाँ पे, तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या फिर ये 1000 ग्राम्स भी ले सकते हैं। आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले किया, डिवाइड बाय 18 आ जाएगा अगेन 55.5। इसके नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, राइट। आप इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो। वंस यू फाइंड मोल फ्रैक्शन, देन यू कैन इजीली फाइंड हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस यू कैन वेरी इजीली सॉल्व इट। So we'll stop here and meet you in the next video, guys.